माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच श्री आर.के. सिंह साहब, श्री मनोज सिन्हा जी को माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, अभय कुमार सिंह जी शॉल भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन लम्हों के लिए बहुत संघर्ष किया है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने। जम्मू शहर में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिससे जम्मू शहर की सुंदरता में भी इजाफा हुआ है। जैसे तंग गलियों में जहां तारों के जंजाल नजर आते थे, छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, शर्मा जी, माननीय सांसद शमशेर सिंह मनहास जी, जनाब बसीर खान साहब, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी पावर भारत सरकार संजीव नंदन साहब, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर BVR सुब्रमण्यम जी, और 9 प्रोजेक्ट इस तरफ हैं। कुल मिलाकर ये 19 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जी अब माननीय केंद्रीय मंत्री अपने करकमलों द्वारा उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि अधिकतर जिन प्रोजेक्ट्स का आज लॉन्च हुआ है वो इत्तेफाक से मेरे संसदीय क्षेत्र में, और इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि होने के नाते और संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे राजकुमार जी का धन्यवाद और करना ही है और बधाई भी देनी है। लेकिन उससे पहले उनकी अनुमति से मैं चाहूँगा बात शुरू करूँ अपने मित्र लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बधाई दे करके, कि कहीं इस कार्यक्रम में वो बात छूट ना जाए कि गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ, और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों सहित ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई, और इतना भारी मात्रा में मतदान हुआ। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी, विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में भी 50-50, 60-60% मतदान होना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वंश से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी, और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं बुझती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से अंगड़ाई ली है। और मैं ये कहूँगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरत बंधी है। और मोदी जी के हस्तक्षेप से पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि 3 स्तरीय लोकतंत्र क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है।
पिछले 40-50 वर्षों में रोज हम अखबारों में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात पढ़ा करते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो ये है कि जो धरती से जन्मा हुआ, और इसी कारण ये मतदान इतनी भारी मात्रा में हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे बीच में से कोई जाकर के प्रतिनिधि जा रहा है, ना कि किसी वंश या परिवार से। और एक नए अध्याय का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ है। लोग पूछते हैं ये जो नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन स्थापित हुआ है, इससे बदला क्या है? तो मैं कहता हूं कि एक वाक्य में यह बदला कि हमें जिला परिषद मिली। उसके अतिरिक्त प्रशासन में एक नए वर्क कल्चर को लाने का प्रयास किया गया। केंद्र के वो कानून जो लोकहित के थे, जनहित के थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया था, वो पहली बार यहां पर लागू हुए हैं। और विकास के कार्य जो धीमे पड़ गए थे उन्हें गति मिली, जो रुक गए थे पुनः प्रारंभ हुए हैं, जिसका प्रमाण आज का ये कार्यक्रम है। और यदि आप प्रशासन की बात करें तो एक ऐसा भी बदकिस्मती से समय गुजरा था कि भ्रष्टाचार के नाम को लेकर के कोई कान खड़ा नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि दिस इज वर्चुअली अ नॉर्म इन जम्मू कश्मीर। इत्तेफाक से नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही कहा जाता था। अब वहां भी वातावरण बदला है। पहली बार डीओपीटी का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। 2018 का उसमें संशोधन भी है, जिसके चलते रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया जाएगा, और इसलिए आने वाले समय में देने वाला भी और लेने वाला भी थोड़ा चौकस रहेगा। इसी प्रकार केंद्र के वो कानून जिन्हें कोई कारण नहीं था रोक के रखने का, उन्हें 370 की आड़ में रोके रखा गया। उदाहरण के तौर में डॉरी एक्ट, भला मुझे बताइए कौन से संविधान की उल्लंघना होती अगर डॉरी एक्ट यहां लग जाता? चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह का क्या कारण था? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये ऐसे एक्ट है जो बड़े बड़े लोग देश दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि कौन सा संविधान है जो इस प्रकार के कानून को लागू होने से बाधा बनता है। और धीरे धीरे ये नोटिफिकेशन जारी है। हो क्या रहा है कि जो नहीं लगा होता उसके बारे में सवाल आ जाता है। क्या हुआ? अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा कि साहब मिनिमम वेजेस एक्ट कब लगेगा? मैंने कहा वो भी जल्दी लगेगा। जब लग जाएगा तो कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि फिर लिखित में वेतन देना पड़ेगा। और जो काम बचे हैं वो भी धीरे धीरे इस नई व्यवस्था में हो रहे हैं। और ये एक ऐसी सरकार है जो रिस्पॉन्सिव भी है, जो आंख मीचना नहीं चाहती। बेरोजगारी का एक विषय है, बार बार आता है, और आजकल बार बार डेली वेजर्स की बात हो जाती है। मैं इसलिए ये बात एक आध रख रहा हूं, 2 क्षण लेकर के, ताकि कुछ एक बातें स्पष्ट हो जाएं, ताकि पीछे वो आपका पीछा ना करती रहे। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, प्रशासन को लेकर के भी, चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर के। वो चिंतित है संवेदनशीलता से इसका कोई समाधान निकालने के लिए। लेकिन आलोचकों से भी मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप साथ साथ प्रश्न के साथ साथ समाधान भी दे दीजिए। और कभी कभी आलोचना करते करते ऐसे लगता है मानो यही लोग जो बैठे हो इन्होंने ही डेली वेजर लाखों की संख्या पैदा की है। लेकिन मैं एक राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हूं, मुझे कहने में कोई गरेज नहीं कि पिछली सरकारों की देन है, उनका पाप है। प्रायश्चित करने का सौभाग्य हमें है और प्रायश्चित होगा। लेकिन पिछली सरकारों में जो सरकार आती थी, जो मंत्री आते थे, बैकडोर से लगाया जाता था और कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर है, यहां सब चलता है, बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अपने पुत्रों को क्यों ना लगाते? इसलिए हम इन पापों का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन पापों की घंटी अपने गले में डलने दें, इतने मूर्ख नहीं। और इसलिए समाधान की बात जहां तक है, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा एलजी साहब का काम सरल करने के लिए। यदि आप उनको सीधा सीधा कन्फर्म कर दें तो ये बेरोजगार नौजवान जो बाहर गलियों सड़कों में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आएंगे। अगर आप रिटन टेस्ट करें तो इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। तो इसका क्या विकल्प होगा, उसको बड़ी संजीदगी से डूएबल मान करके करना होगा। और किसी भी, और अब इसी दिशा में जाके ये गुनाह दोबारा ना हो,
डीओपीटी का ही लाया हुआ एक जो यहाँ लागू नहीं हुआ था कि इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही रजीम में। वरना पहले ये भी हुआ करता था कि 100 नंबर इंटरव्यू रिटर्न में कोई बच्चा लेता, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता और जहां पक्षपात करना होता था इंटरव्यू के 100 नंबर दे दिए जाते। उस दिन एक प्रदर्शन यहाँ हो रहा था, मैं वहां गया और मैंने कहा कि भाई अगर एक बच्चा गरीब घर से 100 नंबर लेकर के आता है नौकरी प्राप्त का, हम उसके साथ खड़े होंगे, भले ही 1000 लोग बाहर प्रदर्शन करें, पुतले जलाएं, पुतले जलाने से नौकरी नहीं मिलेगी। हमें भारत की मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ना होगा। हमें इसलिए वंचित रखा गया, हमारा विकास रुका है, हमारी ग्रोथ रुकी है। किसी भी जिम्मेवार सरकार का फर्ज ये है कि न केवल सरकारी नौकरियां मुहैया करवाए बल्कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, लाइवलीहुड, और उसी दिशा में ये सारे प्रोजेक्ट्स, उसी दिशा में इंडस्ट्री के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। मुर्मू साहब ने भी उस वक्त आउटरीच प्रोग्राम किए, बाद में कोरोना के कारण बाधा बन गई। सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में बीमारी से तो मुक्ति मिले ही, विकास की एक नई गाथा जम्मू कश्मीर लिख सके। आगाज 2021 का तो शानदार तरीके से हो रहा है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन 2020 की विदाई भी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा देकर के गया। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी, आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत। 1 तारीख को मैं दिल्ली में था और नफेड और यहाँ के कृषि विभाग में एक MOU हम लोगों ने साइन किया 1 तारीख को, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया भारी मात्रा में कश्मीर में भी बढ़े और जम्मू में भी जिन जिलों में सेव लगाया जा सकता है वहां सेव लगाया जाए। इस काम को अंजाम देने की शुरुआत हम सबने की है। कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज का क्लस्टर बनाना, मार्केट लिंकेज करना। सैफरन की GI टैगिंग की बात आपने सुनी थी, लेकिन जम्मू में भी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और बाकी किसान पैदावार कर रहा है उसकी भी GI टैगिंग कराना, ये हमारा कृषि विभाग नफेड के साथ मिलकर के ये काम करेगा। 2 दिन बाद ठीक आज ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। रोहित कंसल जिन्हें अभी एक प्रेजेंटेशन PDP डिपार्टमेंट का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे थे तो कश्मीर के निवासी कई बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी, अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। जब मैंने बैठक में ये बात कही कि भाई बर्फ पड़े तो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में बदलना ही है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे में, कई प्रकार के प्रश्न आए। लेकिन मैं आभारी हूं अपने सभी सहयोगियों का जिन्होंने मिलकर के केवल फैसला नहीं किया बल्कि आज उसे जमीन पर उतार करके दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले मैं था श्रीनगर में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अस्पताल का शिलान्यास था, 100 बेडेड हॉस्पिटल का। भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी थे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। वहाँ दुख व्यक्त कर रहे थे कि सर्दियों में बिजली की बहुत दिक्कत होती है और गर्मी में जम्मू को बड़ी दिक्कत होती है।
पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ के कई बार मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी राजनेता हैं। ये सच है। और जम्मू और श्रीनगर में भी हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं, ये सच्चाई है। देश के दूसरे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 24/7 का लक्ष्य रखा है और आर.के. सिंह जी जो कहते कम हैं करते ज्यादा हैं, इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए हमें कुछ न कुछ ऐसा फैसला करना है जिससे आने वाले 3-4 वर्षों में, और मैं तो चाहूंगा कि 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 24 घंटे बिजली दे सकें। इस तैयारी के साथ हम काम करना चाहते हैं। उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं जिसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। मोटे तौर पर 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के कारण आज जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 70 सालों में जहां हम पहुंचे हैं, आने वाले 4 सालों में उतनी ऊर्जा हम जम्मू कश्मीर में बना सकेंगे। आज का दिन मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक दिन है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने कहा था कि एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है, ये उसका सबसे सुनहरा पन्ना है। आज 3 जनवरी 19 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हुए हैं। उसमें ट्रांसमिशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कुछ जम्मू के हैं। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। एक बस बिल पहुंचाएगी। मैं समझता हूं कि अब आधुनिक तकनीक के जमाने में बिल पहुंचाई जाए, इससे अब जम्मू कश्मीर को बाहर निकलना चाहिए। अब हमें उस दिशा में जाना चाहिए कि प्रीपेड मीटर 2 साल में जम्मू कश्मीर के हर घर में पहुंच जाए। इस काम को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और हर घर में मीटर लगे। अगर ये काम हम नहीं कर सकेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हम सबके जरूरत के हिसाब से 24 घंटे बिजली दे सकेंगे। और इसलिए इस काम को हम आगे करने वाले हैं। मैं जानता हूं इसको लेकर के कई लोग अनेक प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन जो केवल बात करते हैं वो केवल बात करते हैं। काम करने वाले कभी बातों से घबराते नहीं और ये काम हम करके दिखाएंगे। मित्रों, मोटे तौर पर आप देखिए देश के विभिन्न राज्यों में तो एवरेज ग्रोथ जो पावर सेक्टर में है 10% की डिमांड हर साल बढ़ती है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली है, जल्द ही आ सकती है, किसी दिन कैबिनेट उसे अनुमति देगा, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में पावर की डिमांड 15% हर साल बढ़ने वाली है। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर शायद राष्ट्र के बाकी राज्यों से निश्चित रूप से हम उस समानता तक नहीं पहुंच सके। शायद आगे आने वाले दिनों में हम और पिछड़ जाएंगे। अभी बताया गया कि अभी तक 3504 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और आज 3498 मेगावाट बिजली बनाने का संकल्प यहां हस्ताक्षरित किया गया है। मित्रों, ये ज्वाइंट वेंचर है एनएचपीसी के साथ हमारा, और मैं कहना चाहता हूं कि सियालकोट सावलकोट ये 1984 में आर.के. सिंह जी बनना शुरू हुआ। 36 साल हो गया। 36 साल में 1 मेगावाट पावर हम नहीं बना सके। कई लोग यहाँ विद्वान बहुत हैं, बता रहे थे मेरे पहले जितेंद्र सिंह जी, कई लोग तरह तरह की बात करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक समय था जब यह धारणा बन गई थी कि इस देश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग नहीं सकता। एक धारणा बन गई थी। देश में तमाम पर्यावरण पर काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके पास और कोई काम नहीं था, यही काम था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां बन रही है वहां चल के धरना देना। और मैं आज सार्वजनिक रूप से नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी योगेंद्र प्रसाद का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के कारण देश में यह भरोसा
कायम हो सका कि नहीं 5 साल में 4 साल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकती है। और एनएचपीसी को वो दक्षता हासिल है और इसलिए हमने फैसला किया कि एनएचपीसी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे। पहले भी एनएचपीसी को कुछ परियोजनाएं दी गई, लेकिन पहले के एमओयू में और आज के एमओयू का जो सबसे बड़ा अंतर है वो मैं जरूर बताना चाहता हूं। पहले जो 3 परियोजनाएं एनएचपीसी ने बनाई हैं वो राज्य सरकार को वापस मिलेंगी ऐसा अनुबंध में कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आज जो हम अनुबंध कर रहे हैं उसमें 40 साल बाद ये पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार की होगी। ये नया प्राविधान हमने एमओयू में डाला। 13% मुफ्त बिजली बिना एक पैसा लगाए हुए, जो हमारी इक्विटी भी वो भी आर के सिंह जी और प्रधानमंत्री जी देंगे, भारत सरकार देगी, एक पैसा हम नहीं दे रहे हैं। 13% फ्री बिजली हमें मिलेगी। और उसको अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 454 मेगावाट, आज हमारी जो डेफिसिट है 500-600 मेगावाट की, तो 454 मेगावाट बिना पैसे की बिजली हमें 40 साल तक मिलने वाली है। और उसके बाद ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य के होंगे, यूटी के होंगे। ये स्थिति हम पाने वाले हैं। और केवल यही नहीं होना है, बड़ी चर्चा कार्बन फुटप्रिंट की हो रही है, कार्बन इमिशन की हो रही है, उससे भी निजात मिलने वाली है। पर्यावरण का संतुलन ठीक होने वाला है। और मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो इच्छा है कि पावर डेफिसिट स्टेट से हम पावर सरप्लस स्टेट की ओर बढ़ें, उस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण कदम या उसकी बुनियाद आज 3 जनवरी को आर के सिंह जी की उपस्थिति में रखी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 वर्षों में वो स्थिति हम हासिल करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं आर के सिंह जी का। यहाँ आने के बाद पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया था तो यहाँ के हमारे जो प्रमुख सचिव हैं ऊर्जा के, रोहित कंसल जी, और मुख्य सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम जी से मैंने लिख, क्योंकि 2 ही 3 दिन हुआ था, 4 दिन, कि क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं आर के सिंह जी के दफ्तर गया तो मैंने उनको बताया कि ये है, ये है, ये है। तो जो वाक्य उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा स्वभाव नहीं है किसी के सामने मैं तारीफ करूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए सारा कानून तोड़ देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जितनी मदद होगी वो जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं। और जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा है, मोटे तौर पर पीएमडीपी के पहले 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में ऊर्जा क्षेत्र में होता था, पावर सेक्टर में। ये तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और आज जो थोड़ा स्थिति सुधरी है हमारी, मैं समझता हूं कि उसके लिए जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आभार मानना चाहिए, जिनके कारण आज ये स्थिति यहां बनी है। और विकास का उजाला जरूर यहां लोग देख सकेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में जो काम होंगे, रोजगार भी मिलेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर सिक्किम को आप देखें, हिमाचल को देखें, केवल हाइड्रो पावर के बदौलत सिक्किम कहां पहुंच गया है, हिमाचल कहां पहुंच गया है। हमारे पास जो क्षमता थी, कई लोग ये मान लिए थे कि यहां का पानी हमारे लिए सोना और हीरा, इसे जुगाड़ करके बंद करके तिजोरी में रखना है, और इसलिए ये परियोजनाएं लगे ना, इस दिशा में भी लोग सोचते थे। मित्रों में पानी हमारा है, पानी हमारे पास रहेगा, इसकी एक बूंद एनएचपीसी या कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, हमको बिजली जरूर देने वाला है। ये बात मुझे लगता है कि सबके जहन में बैठा करके रखने की जरूरत है। अब अनशेड्यूल्ड पावर कट, मैं कोई बात छिपा के नहीं रखता हूं, जम्मू में रहता हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन अब उसका तात्कालिक उपाय कोई नहीं है कि हम तुरंत तात्कालिक उपाय कर लें। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि उस दिशा में ठोस काम हम कर रहे हैं। हमारा पूरा पीडीपी इसमें काम कर रहा है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडीडी,
पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हम अपने कैपेसिटी कांस्टेंट को समझते हैं, इसलिए आज आर के सिंह जी से मैंने कहा कि हमको कुछ भारत सरकार के विशेषज्ञ दीजिए ताकि इन सब कामों को हम तेजी से और आगे बढ़ा सकें, अपने जो हमारे लोग हैं उनको दक्ष बना सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 24/7 पावर का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से ये हम लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत सारी बातें जितेंद्र सिंह जी ने बता दी हैं। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा, क्यों के सिंह जी ठीक कह रहा हूं ना, हाइड्रो पावर है, आगे आने वाले दिनों में सोलर पावर, विंड पावर, इस दिशा में भी एनएचपीसी के साथ हम सहयोग करेंगे। जब आर के सिंह जी आए तो कुछ बातें हमने ट्रांसमिशन और जनरेशन सेक्टर में हमको क्या क्या मदद चाहिए लिख करके हमने दिया है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी ओर से कहा गया है इसे निश्चित रूप से उन्होंने और भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ने भी ये भरोसा दिया है। मैं कह सकता हूं कि एक क्वांटम लीप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में इस तरह से सुनियोजित ढंग से विचार करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज की तारीख और आज का पूरा एमओयू मैं जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाना चाहता हूं कि समस्या के निवारण के लिए दिन रात हम सब मिलकर के काम करेंगे और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। के सिंह जी, आपसे विशेष रूप से, क्योंकि अभी आप फोन कर रहे थे, अब अगले महीने से मेरा फोन आपके पास जाएगा। अभी तक आपका फोन आता था कि अभी एमओयू में देर हो रही है, लेकिन फरवरी से अब हम लोग फोन करना शुरू करेंगे, कौन क्लियर हुआ, कब से काम शुरू करेंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इतनी ही बात कहता हुआ ऊर्जा मंत्री जी को, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी के घर में उनको धन्यवाद देना मुझे लगता है कि ये उनका अपमान होगा। ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि गर्मियों की दिक्कत आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछली गर्मी से इस बार जम्मू के लोग बेहतर महसूस करें और अगली गर्मी में जम्मू शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती न हो, इसका प्रबंध करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं, सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं जिन्हें खबर है हवाएं भी तेज चलती हैं, हवाएं भी तेज चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी का डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जबकि ऊर्जा उपलब्ध हो। विदाउट पावर यू कैनॉट डेवलप, एंड विदाउट पावर you cannot actually move ahead at all. The power is the fundamental requirement for improving the quality of life. It's a fundamental requirement for industry. It's a fundamental requirement for services. It's a fundamental requirement for medicine, for everything. हर एक चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और भविष्य में ये व्यवस्था हम लोग लाने वाले हैं कि आपकी मोबिलिटी के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता हो। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते। आप विकास नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके यहां रोजगार भी नहीं होगा। और तकलीफ की बात यह है कि पूरे देश की स्थिति को अगर हम देखें तो ऊर्जा की व्यवस्था सबसे ज्यादा पिछड़ गई यहां जम्मू कश्मीर। और उसके लिए मैं एकदम 2 टूक शब्दों में जो पूर्व की सरकारें हैं उनको जिम्मेवार ठहराता हूं। देश में ऐसा कोई राज्य, कोई संशासित क्षेत्र नहीं है जहां पर कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कांटेदार तार या बार्ड वायर का इस्तेमाल होता।
इतना कम डेवलपमेंट लोगों ने किया इतने वर्षों से, 40, 50, 60, 70 वर्षों से। उनको ये हिसाब देना होगा, देना चाहिए। आप मांगिए कि इतना पैसा जो आता रहा और जितना पैसा हर राज्य को जाता था उससे ज्यादा पैसा यहां आता था। कोई भी योजना आप उठा करके देख लीजिए क्या हुआ उसका। जबकि मैं ऊर्जा मंत्रालय में आया तो मैंने सोचा कि नहीं साहब, से पहले तो जम्मू कश्मीर जाना है। यहां आया तो मैं यहां आया 2017 के अक्टूबर में, और हमारी जो योजनाएं थी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, APDS, ये सब प्रारंभ हो चुके थे 2014 के उत्तरार्ध में। 2015 में यहां काम शुरू नहीं हुआ था। ये सुधारना होगा। बताइए साहब, 2 साल आप लोग मिस कर गए। अभी भी उन योजनाओं पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है, उसको तेज करना होगा। इसकी जिम्मेवारी सब पर, ये हम लोग को समझना होगा, इसकी जिम्मेवारी सब पर। यहां काम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता, इसके बारे में सोचिए जरा। बाहर से लोग आकर के क्यों नहीं काम करना चाहते, इसके बारे में जरा सोचिए और उसको सुधारिए। तो पहला काम हम लोग को यह करना होगा कि बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। माननीय एलजी साहब ने कहा कि ये यहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की क्षमता में कुछ कमी है, तो हमारे कुछ जो संगठन है उसको लगाना होगा। हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, NTPC को लगाएंगे, पावर ग्रिड को लगाएंगे, वो लोग आकर के काम भी कर जाएंगे। लेकिन वो भी ठेका देंगे तो कोई ठेकेदार आएगा तमिलनाडु से या कर्नाटक से, ये आपको ध्यान देना होगा। ये भी ठेका देंगे NHPC तो आएगा कोई ये बेंगलोर से की कंपनी है या मुंबई की कंपनी, वो आएगी, उसको यहां काम करने देना होगा और आप लोगों को काम करने देना होगा, नहीं तो आपका विकास नहीं होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। 2 टूक बोलने वाला में से मैं एक बहुत बदनाम आदमी हूं, तो यही मैं 2 टूक आपको बोल रहा हूं। और ये आवश्यक है कि ये काम हो, नहीं तो विकास नहीं होगा। यह आवश्यक है कि ऊर्जा को उत्पादन हो। यह आवश्यक है कि हमारा जो ऊर्जा का सिस्टम है वो गांव-गांव तक पहुंचे। राशि की कोई कमी हम नहीं होने देंगे। ये राशि, ये आप ध्यान रखें, राशि की कोई कमी नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपको अपने ऊर्जा विभाग को भी मजबूत करना होगा और ऊर्जा विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनको भी यह समझ जाना होगा कि अब हमको काम करना है और हमको इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। यह भी आवश्यक है। देखिए, ऊर्जा की कोई कमी देश में नहीं। जितना हमारा मैक्सिमम डिमांड है, मेरा मैक्सिमम डिमांड है 1,85,000 मेगावाट। हमने ऊर्जा क्षमता स्थापित कर दी है, ये सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने के आने के बाद। नहीं तो पहले हमारा देश ऊर्जा में डेफिसिट था। 2014 के पहले जितने ऊर्जा की हमारी आवश्यकता थी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी, उतना हम पैदा नहीं करते थे। आज जितने हमारी मैक्सिमम डिमांड है 1,85,000 मेगावाट, उससे दुगुना ऊर्जा क्षमता हमने स्थापित कर दिया। आज ऊर्जा क्षमता स्थापित है 3,74,000 मेगावाट। तो ऊर्जा की कमी नहीं, लेकिन ऊर्जा आपको चाहिए तो जो भी ऊर्जा उत्पादन करता है उसको भुगतान करना होता है, नहीं तो ऊर्जा नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि बिलिंग सिस्टम और मीटरिंग सिस्टम स्थापित हो। अब नया सिस्टम आया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब वो समय चला गया, जमाना चला गया जबकि कोई आकर के मीटर रीडिंग करता था मैनुअली और फिर जाकर के रिपोर्ट करता था, फिर बिल प्रिंट होता था, फिर बिल आपके घर आता था। अब इतने उपभोक्ता हो गए हैं और मीटर रीडर की इतनी कमी है कि अब वो संभव है नहीं। अब सारा चीज ऑटोमेटिक हो जा रहा है प्रीपेड, और वो सबके लिए अच्छा है क्योंकि अब जरूरत नहीं है कि आप 30 दिन का बिल एक साथ भरें। आप 5 दिन के लिए एक साथ आप रिचार्ज करें, वो खत्म हो जाएगा, फिर 5 दिन के लिए करें। यह गरीब आदमी के लिए ठीक है, ये सबके लिए ठीक है। अब किसी को जाकर के मीटर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बिल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी को चल करके जाने का, ये मोबाइल से रिचार्ज होगा, ये सो कर देने की जरूरत है और हर जगह कर देने की जरूरत है। कोई कलेक्शन नहीं होगा तो आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे, आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे तो आपका लोड शेडिंग होगा। तो एक तो हमको सिस्टम बना देनी है
लग करके, ताकि हर गांव तक हम तार पहुंचा दें, हर गांव तक हम कनेक्शन कर दें। और सब स्टेशन हम लोगों ने सैंक्शन किया है, सब स्टेशन सैंक्शन किया नया जो बन रहा है, सब स्टेशन का स्ट्रेंथनिंग हम लोगों ने सैंक्शन किया जो बन रहा है, और भी होगा, और भी सैंक्शन करेंगे, उसको कर देना है। और उसके बाद बिजली की कमी नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए कि आज हम बधाई देना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। पहली बात, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को प्रभार लिए हुए मात्र 1 या 2 दिन हुए थे, एकदम पूरा एक लिस्ट के साथ हमारे ऑफिस में पहुंचे कि साहब हमारा ये काम है। इतना इनमें ये है, अपने पदाधिकारियों के साथ इतना कीननेस है, इतना एफिशिएंसी है। सोचिए, प्रभार लेने के 1 या 2 दिन के बाद पूरा लिस्ट था। तो हमने कहा कि हम एक एक काम करेंगे, आपका एक एक काम करेंगे, क्योंकि इतना जो डायनेमिज्म है वो देख करके अच्छा लगता है। और सही में एकदम बिल्कुल डायनेमिक, जो काम इतने दिनों से लंबित था, इतने वर्षों से लंबित था, इन्होंने तुरंत कर दिया कि साहब यहां पर क्षमता है, और देखिए साहब यहां पर क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा। आज दूसरे राज्य में आपको बताता हूं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, हिमाचल प्रदेश में एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री आए, उनके पास भी हाइड्रो संपदा थी, उसका उपयोग करके उन्होंने अपने प्रांत के लोगों का पर कैपिटा इनकम 3 गुना कर दिया। सिक्किम ने भी यही किया, भूटान भी अब यही कर रहा है, उसने भी अपना ये पर कैपिटा इनकम का 4 गुना कर दिया, सिर्फ हाइड्रो से पावर जनरेट करता है और हमको बेचता है और हम खरीदते हैं। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, जिसके पास जो संपदा रहती है उसका उपयोग करता है। किसी के पास अगर सोने का खान रहता है तो सोने को मिट्टी में थोड़े डाल देता है, निकाल करके उसको बेचता है और उससे अपना विकास करता है। यहां पर वैसा ही था, निर्दय नहीं होते थे, या निर्दय होते थे तो ऐसे ऐसे होते थे जिससे कि भ्रष्टाचार की बू आती थी। साफ बात, 2 टूक बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए गए प्राइवेट पार्टीज को, जो कर नहीं सका तो प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिए साहब? आपने क्या किया? आपने कोई बिड बुलाया क्या? आपने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया क्या? ये सब सवाल आप लोग को पूछना चाहिए ना। और आप लोग अगर नहीं पूछेंगे ये सवाल उन लोगों से तो हम मानेंगे क्या कि आप भी पार्टी थे उस भ्रष्टाचार में? हर एक आदमी को अपने जो शासक हैं उसको अकाउंटेबल रखना होता है। तो पूछिए कि भैया आप निजी कंपनियों को जो अलॉट कर दिए थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, किस आधार पर किए थे? कर तो दिए लेकिन बना नहीं, तो खैर अब सब कैंसिल वैंसिल कर करके अब मनोज जी बोले कि नहीं साहब से इसको होना है, तुरंत डायनेमिक, स्ट्रेट, निर्दय, साफ, कहीं कुछ नहीं। निर्णय ऐसे होता है, अविकास ऐसे होता है, अविकास हो जाएगा। जबकि आप फिर 3000-4000 मेगावाट बेचने लगेंगे भारत को, भारत के अन्य राज्यों को, तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। ये कुल ये सब प्रोजेक्ट्स आ जाने से करीब 8000 करोड़ प्रति वर्ष आपका इनकम हो जाएगा, जिससे कि रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। ये सब क्या हो रहा था भाई? ये लोग कर क्या रहे थे? अपने तो बड़े बड़े भवन बना लिए, कहां लंदन में, रोम में, पेरिस में, यहां तो विकास हुआ नहीं। ऐसा जगह हम कभी सुने नहीं थे कि भाई बाबड़ेड वायर से तार जा रहा है, अब बिजली जा रही, इससे माने क्या आप लोग इससे भी पीछे हैं? जो उत्तर पूर्व के राज्य है उससे भी पीछे हैं आप। इसको सुधारना होगा, विकास करना होगा, और विकास की कुंजी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आपके पास भरपूर भंडार, उसका उपयोग करना है और उसका उपयोग करके उसका इनकम करना है। और ऐसा आबो हवा बनाना है कि लोग आकर के यहां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। हमने पिछले हम लोग की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से लेकर के आज तक 1,39,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित किया है। और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम ट्रांसपेरेंट ढंग से करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा फंड नहीं है, पेंशन फंड,
चाहे बड़ा से बड़ा फंड ले लीजिए, कैनेडियन पेंशन फंड ले लीजिए, कोई पेंशन फंड ले लीजिए, जो कि हमारे यहां इन्वेस्टेड नहीं है, आकर के इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहां रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है, और हमको ब्लूमबर्ग ने रेट किया है कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है रिन्यूएबल एनर्जी में। और रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में सबसे अधिक है। क्यों? हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रखते हैं और लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा नहीं विकास होता। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी एक आबोहवा तैयार कर दी होगी। आइए, विकास चल पड़ा। मैं तो मानता हूं कि जो ये क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हुआ, इस क्षेत्र के का विकास का उदय होने का समय उदय हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है। वो पिछला बात भूल जाइए, जो लोगों को ठग करके अपने पैसा बनाते रहे और अपना घर बनते रहे, इस क्षेत्र को इतना बैकवर्ड छोड़ दिया कि शर्म नहीं आती है लोगों को। वो लोग को बुला करके यहां पर खड़ा करना चाहिए, आप पूछना चाहिए कि क्या किया आपने साहब। दोनों पार्टी बारी बारी से कभी ये या कभी वो, कोई योजना देने में एकदम बिल्कुल कमीशन, और बिना कमीशन का कहीं कोई नहीं। क्या होगा भाई? वो सब अब गया। अब विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, घर घर बिजली जाएगी। आपने सुना ना, 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बिजली जाती थी करीब 11.5 घंटा। आज हम लोगों ने सर्वे किया, इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटा बिजली है, 20 घंटा। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, पूरे इंडिया को एक ग्रिड में बांध दिया। अब 20 घंटा ले गए ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 22 से 23 घंटा है। 80% शहरों में 23 से 24 घंटा है। ये आज का है। ये विकास संभव है, लेकिन आप पीछे रह गए। यही आपको भी करना है, और यही कंसल साहब आपको और आपके विभाग को भी करना है, और आपके पदाधिकारियों को भी करना है। 23 घंटा 24 घंटा हर जगह बिजली का कहां पर प्रवाह रुकता है, कहां पर ये है बैरियर है, कहां पर कंजेशन है, उसको निकालना, उसका स्कीम बनाइए, हम लोग फंडिंग कर देंगे, उसका इंप्लीमेंट कराइए, और बिजली हम लोग पहुंचाएंगे 24 घंटा जम्मू कश्मीर, कारगिल, हर जगह। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि हमारा काम अधूरा रह गया। पूरा देश हो जाए, हमारा यूनियन टेरिटरी छूट जाए, ये इसका मतलब कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए। तो हमारी जिम्मेवारी है, और इसको हम लोग करेंगे। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं मनोज सिन्हा जी का। एकदम डायनेमिक डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, वो ये कहते हैं। और हाँ, जितेंद्र जी तो खैर हमको रेगुलरली फोन करते ही थे कि जो भी योजनाएं हैं इनको निकल जाएं। तो हमारे पीछे दो लोग आपके यहां से एकदम बिल्कुल मजबूती से लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी भी है। हम किसी प्रदेश को, किसी यूनियन टेरिटरी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इसको तो करना होगा। और अभी जम्मू कश्मीर एक चैलेंज है, हमारे लिए एक चैलेंज है, हम सबके लिए चैलेंज है। बूर्जा के क्षेत्र में ये सब नहीं होगा साहब कि हाँ 10 घंटा बिजली, 12 घंटा बिजली, नहीं, ये संभव नहीं। इसको हम लोग सुधारेंगे। सुधारने के लिए लेकिन एक बात जरूर है, बिजली का दाम आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये मन में बैठा लीजिए, फ्री बिजली नहीं होती है। बिजली आपके यहां पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन बिजली उत्पादन का जो दाम लगता है वो आपको देना होगा। ये एकदम मन में बैठा लीजिए। फ्री बिजली कहीं से नहीं आती। कनेक्शन हम जरूर दे देंगे, बिजली पहुंचा भी देंगे, लेकिन जलेगी तब जबकि आप भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।